गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विभिन्न खातों के शेषों के आधार पर तलपट बनाएंगे शेष विधि से। तो प्रश्न क्रमांक 3 पर ध्यान देना। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है पूंजी, रोकड़, कमीशन, क्रय, बैंक, आहरण, बट्टा, वेतन, स्टेशनरी, फर्नीचर, मजदूरी, विक्रय, किराया, देनदार, व्यापार व्यय, लेनदार, यंत्र और प्रारंभिक स्टॉक। इनको कौन से मदों को डेबिट में लिखना है, कौन से मदों को क्रेडिट में लिखना है, इसका अध्ययन आपको ठीक से करना है। डेबिट होने वाले खाते कौन कौन से हैं, क्रेडिट शेष किन किन खातों का रहता है, इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। फिर से एक बार बताते हैं कि जो भी व्यय और संपत्तियां हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है और जो भी आय एवं दायित्व है उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो वही तलपट को बनाने का शेष विधि का ही ये शेष विधि से तलपट बनाना है, तो उस फार्मूले को याद रखना है। संपत्ति और व्ययों के खातों को डेबिट करो, दायित्व और आय के खातों को क्रेडिट करो। तो अभी इस प्रश्न की सहायता से हम तलपट बनाएंगे। तो तलपट के लिए टोटल कॉलम्स बना लो। पहला कॉलम क्रमांक का बना लो, वो बनाना उतना अनिवार्य नहीं है। खातों का नाम, खाता पृष्ठ, डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, ऐसे 4 कॉलम बनाना अनिवार्य होते। ऊपर हेडिंग लिख लो तलपट, और ये जो तलपट दिया है 31 मार्च 2000 का करके बोला गया है। निर्धारित तिथि को ही तलपट बनता है। अभी एक एक मत जो दी गई थी उसी को आपको लिखना है। सबसे पहले पूंजी लिखा था। पूंजी हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है, इसलिए क्रेडिट में 23,000 रुपये लिखोगे। उसके बाद रोकड़ दिया हुआ है, रोकड़ हमेशा डेबिट में रहता है शेष, इसलिए डेबिट पक्ष में लिखोगे। कमीशन, कमीशन के लिए आय है या व्यय है इसकी सूचना दी रहती है। डेबिट बोलेंगे तो व्यय है, क्रेडिट बोलेंगे तो आय है। देय कमीशन बोलेंगे तो व्यय है, प्राप्त कमीशन बोलेंगे तो आय है। तो यहाँ पे कमीशन डेबिट करके क्लियर बताया गया है, इसलिए डेबिट मतलब कि ये व्यय है। फिर है क्रय, क्रय हमेशा डेबिट होता है। बैंक शेष, बैंक शेष के लिए भी कभी कभी अधिविकर्ष है, क्रेडिट करके सूचना रहेगी तो क्रेडिट में लिखना है, कोई सूचना नहीं रहेगी तो डेबिट में लिखना है। आहरण, आहरण का शेष हमेशा डेबिट होता है। बट्टा, बट्टे में भी प्राप्त बट्टा, देय बट्टा रहता है। देय बट्टा रहेगा तो डेबिट में, प्राप्त बट्टा रहेगा तो क्रेडिट में। बट्टा प्रश्न में डेबिट करके क्लियर बोला गया है, इसलिए देय बट्टा है तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। वेतन व्यय है, डेबिट में आएगा। स्टेशनरी भी व्यय है, डेबिट में आएगा। फर्नीचर संपत्ति है, डेबिट में लिखेंगे। मजदूरी व्यय है, डेबिट में लिखेंगे। विक्रय का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में लिखोगे विक्रय। किराया डेबिट में लिखोगे। किराया भी प्राप्त या तो देय, इसके बारे में भी सूचना रह सकती है। अगर कोई सूचना नहीं है तो उसे व्यय माना जाएगा और डेबिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट या तो प्राप्त करके शब्द जोड़ा रहेगा तो उसे फिर क्रेडिट में दिखाओगे। तो किराया यहाँ पे व्यय है, डेबिट में लिखोगे। देनदार हमेशा डेबिट में रहेगा। व्यापारिक व्यय प्रत्येक व्यय डेबिट में लिखना पड़ता है, इसलिए डेबिट शेष रहेगा, डेबिट में लिखोगे। लेनदार हमारा दायित्व है, दायित्व को क्रेडिट में लिखोगे। यंत्र संपत्ति है, डेबिट में लिखेंगे। प्रारंभिक स्टॉक हमेशा डेबिट होता है, ये भी संपत्ति है, इसलिए डेबिट में लिखोगे। तो इस प्रकार से आपने सभी जो 18 मदें दी थी यहाँ पे, उसको आपने बराबर डेबिट शेष, क्रेडिट शेष पहचान कर विभिन्न कॉलम्स में आपने लिख लिया है। अभी इनका करते हैं योग। तो योग अगर करते हैं तो क्रेडिट पक्ष में तो 3 ही मदें हैं, पूंजी है, विक्रय है एवं लेनदार है। इनका योग करना बिल्कुल सरल है। 47,900 रुपया योग आ चुका है और डेबिट में बाकी सभी मदें जा चुके हैं। रोकड़ से लेकर प्रारंभिक स्टॉक तक की जो भी सभी मदें थी, 18 में से 3 ही क्रेडिट में गया है, बाकी 15 मदें डेबिट में है। 15 मदों की अगर टोटल करते हो तो प्रश्न में उत्तर सही नहीं आ रहा है। प्रश्न का उत्तर 180 रुपये से कम है और इसी कारण से 180 रुपया के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। प्रश्न में नीचे हमने जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए ऊपर सबसे ऊपर हमने उच्चंत खाता करके लिखा है। उच्चंत करके शब्द है, तो इस उच्चंत को आप डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डेबिट में 180 रुपये का अंतर आ चुका है। और जो भी कभी भी तलपट का योग नहीं मिलान होता है, दोनों पक्षों का योग समान नहीं दिखता है, तो उस समय हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसी को ही उच्चंत खाता या तो उद्धृत खाता या तो निलंबित खाता करके नाम से संबोधित किया जाता है। अभी इस प्रश्न में दोनों पक्षों का योग समान नहीं है। डेबिट पक्ष में 180 रुपये का अंतर दिख रहा है, 47,900 से कम रकम आ रही है और इसी कारण से वो रकम 180 रुपये से कम है। इस रकम को उच्चंत खाते के नाम से या तो उद्धृत खाते के नाम से लिखा जाएगा और दोनों पक्षों का योग फिर समान दर्शाया जाएगा। अभी ये जो उच्चंत खाता है तो उद्धृत खाता क्या होता है उस पर भी विचार करेंगे। तो उद्धृत खाता
ये जो उद्धृत खाते के बारे में वैसे आगे जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वह रहेगा अशुद्धियों का संशोधन। तो तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, इसका अध्ययन आपने इस लेसन में किया है। फिर भी तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियों पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तलपट सिर्फ अंकगणितीय शुद्धता की ही जांच करता है। अंकगणितीय अशुद्धि अगर रहेगी तो उसकी जांच तलपट के द्वारा होती है, परंतु उसके अलावा जो भी तलपट से प्रकट न होने वाली जो भी कुछ अशुद्धियां है, गलतियां है, उनका पता भी हमें लगाना पड़ता है। और मानो कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि रहो, अंकगणितीय रहो चाहे अंकगणितीय ना रहो, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि रहो चाहे तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धि रहो, उन सभी का ही पता लगाने का कार्य हमें तलपट बनाने के बाद करना पड़ता है। यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तो जिस रकम का भी जितना भी अंतर है उसे कमी वाले पक्ष में दिखाना पड़ता है, और वो जो रकम जिस नाम से हम दिखाएंगे उसी को नाम हमें लिखना है उद्धृत खाता, या तो उच्चंत खाता या सस्पेंस अकाउंट करके लिखेंगे। तो ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है उस पर ध्यान देना है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि आगे हमें इसकी भी जरूरत है। तो खातों की शुद्धता को जांचने के लिए तलपट बनाया जाता है। तलपट के दोनों पक्षों का योग समान होना चाहिए, परंतु त्रुटिवश दोनों पक्षों का योग अगर समान नहीं है तो त्रुटि की खोज करने के सारे प्रयत्न विफल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतर की रकम से उद्धृत खाता या तो उच्चंत खाता खोल लेना चाहिए। तलपट के जिस पक्ष में रकम का योग कम हो उस और उद्धृत खाता को लिखकर दोनों पक्षों का योग बराबर कर लिया जाता है और अंतिम खातों को तैयार करने के लिए कर लिया जाता है। आगामी वर्ष में जैसे जैसे त्रुटियों की खोज होती है, इस खाते को अर्थात उद्धृत खाते को डेबिट या क्रेडिट करते हुए संशोधन प्रविष्टियां की जाती है। समस्त त्रुटियों के ज्ञात होने पर और संशोधन प्रविष्टियां होने के बाद ये जो उच्चंत खाता है यह स्वयं बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अशुद्धियों का संशोधन नाम का लेसन हमें आगे पढ़ना है, उसमें आपको उच्चंत खाते के बारे में डिटेल अध्ययन करना है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आज का, जिसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका था, प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है और ठीक से आपको इसका अध्ययन करना है, और सभी प्रकार के जो भी प्रश्न है उनकी तैयारी आपको सही रूप से करनी है। तो इस प्रकार का आज का ये प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 3।